हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कुषाण काल के बारे में, जो मूर्ति कला का एक चैप्टर है। और इसके पहले मैंने मूर्ति कला के कुछ जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैंने अपने चैनल में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसके पहले मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके बाद जो है शैशनाग वंश, मौर्य काल, प्राक मौर्य काल, फिर मौर्य काल, फिर शुंग काल, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुषाण काल। ठीक है, तो शुंग काल में हमने पढ़ा था भरहुत, सांची, इनके बारे में, इनकी जो मूर्ति शिल्प थी, इनकी जो वास्तुकला थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और उसी के समकालीन जो भी मूर्ति शिल्प थे या गुफाएं थी, जैसे कि उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, पीतलकोरा की गुफाएं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुषाण काल के बारे में। ठीक है, तो कुषाण काल के अंतर्गत है जो दो शैलियाँ आती हैं, एक है गांधार और एक दूसरी है मथुरा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम कुषाण काल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट पढ़ने से तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग में भी पढ़ना चाहिए, ताकि इससे आपके नेट में जो अभिकथन आते हैं ना, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में जाके ही वो अभिकथन वहाँ पे पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुषाण काल। समय है 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, ये इसका समय है, लेकिन इसका कोई लिखित विवरण वहाँ पे नहीं मिला है, इसलिए इसको केवल अनुमान के द्वारा ये समय निर्धारित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर कुषाण काल में 50 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी के बाद जो है, यहाँ की इस समय की कोई भी ऐसी मूर्तियाँ ना इसके पहले मिली हैं ना इसके बाद में मिली हैं। ठीक है, तो इस वजह से अनुमानता इसका समय ये विद्वानों ने निर्धारित किया है इनकी मूर्तियों को देखकर। इस समय से पहले, इससे पहले और इसके बाद से जो है यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं। तो इसके अंतर्गत दो शैलियाँ आती हैं। पहली है गांधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुषाण काल में मौर्य काल के बाद जो है आंध्र सातवाहन, उसी के मौर्य काल जब समाप्त हो गया था, उसका एक दूसरा रूप विकसित हुआ था, आंध्र सातवाहन काल। इसके जस्ट बाद में मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो है वहाँ यहाँ पर कुषाण नाम का एक राजा आया था, उसने जो है शासन किया बहुत अच्छे से। उसके बाद उसका एक पुत्र था विमकप्स, उसने भी शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र हुआ कनिष्क, जो कि बहुत प्रसिद्ध महाराजा हुआ, और उसी ने जो है पूरा वहाँ से ही ये गांधार और मथुरा पे उसने राज्य अपना स्थापित कर लिया था। इस तरीके से ये कुषाण काल शुरू हुआ था। तो अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, मौर्य वंश से जो कला विकसित हुई उसके उदाहरण हम विशेषकर सांची, भरहुत, बौद्ध गया के स्तूप व अशोककालीन स्तंभों में देखते हैं। और इसके बाद इसी के दूसरा एक रूप विकसित हुआ, जो कि आंध्र और सातवाहन राजाओं के समय का माना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। और इनमें इसके अंतर्गत कौन से स्तूप आते हैं? आंध्र और सातवाहन के अंतर्गत अमरावती व नागार्जुन कोंडा के विशाल स्तूप इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसी के समकालीन उत्तर व मध्य भारत में शिल्प कला के बहुत उत्कृष्ट नमूने जो है वो कुषाण काल में देखे गए थे।
मध्य एशिया में जब बहुत सी जातियों में उथल पुथल चल रही थी, लड़ाई झगड़ा मतलब इधर उधर जाने का जो भी वहाँ पे चल रहा हो, तो उतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे जो चल रहा था उथल पुथल जातियों में, तो उसी समय शक नाम की शक जो है एक वंश था, वो भारत आ गया था और यहाँ पर उसने सिंध पर अधिकार कर लिया और उसके मतलब सिंध पर अधिकार करने के बाद मथुरा और मगध पर अधिकार उसने कर लिया था। शक जो वंश आए थे यहाँ पे भारत की ओर, पहले जो है सिंध पर अधिकार किया, फिर मथुरा और मगध पर अधिकार किया और लेकिन यहाँ पर शक जो थे वो ज़्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर सके थे और वह पुनः वापस चले गए थे मध्य एशिया। उसके बाद एक दूसरा दल इन्हीं शक जो वंश था उनका आया भारत में और उसने यहाँ पर अच्छे काफ़ी समय तक यहाँ पे राज्य किया। उसमें से एक उनका सरदार था जिसका नाम था कुषाण, तो उसने जो है यहाँ पर मतलब अपना राज्य तो स्थापित किया ही, उसके बाद इसकी अन्य जो आस पड़ोस की रियासतें थी उन पर भी उसने अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, और फिर अफगानिस्तान और कपिस तथा पश्चिमी पूर्वी गांधार व पूर्वी ईरान तक अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ा लिया और यहाँ से यह जो कुषाण था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था कुषाण और यहीं से कुषाण काल का आरंभ हो जाता है, यहीं से इसकी नींव पड़ जाती है। इसका पुत्र था विमकप्स, कुषाण का पुत्र था विमकप्स और इसने जो है अपने राज्य को आंध्र की सीमाओं तक बढ़ा लिया। ठीक है, आंध्र की सीमा तक बढ़ा और इसने मथुरा को भी जीत लिया और जो है लेकिन यह जो विमकप्स था वो शैव मत का अनुयायी था। उसके बाद इसका पुत्र हुआ कनिष्क, नाम सुना होगा आपने, बहुत सुप्रसिद्ध महान सम्राट साबित हुआ ये अपने इसके बाद, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी यही हुआ, कनिष्क इसका पुत्र था, तो इसने जो है एक सुप्रसिद्ध महान राजा हुआ ये कनिष्क और कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट भी इसे कहा जाता है। लगभग 20 वर्षों तक कनिष्क ने राज्य किया था और मध्य भारत तक अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली तथा पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। कनिष्क जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो महायान यहाँ पे थोड़ा सा कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। एक मिनट, कुषाण जो था, ठीक है, इसने इसका मतलब इस काल का स्थापक कह सकते हैं, पितामह कह सकते हैं, स्थापना की। ठीक है, कुषाण ने। उसके बाद इसका पुत्र था विमकप्स। विमकप्स शैव धर्म का अनुयायी था, इसका पुत्र था कनिष्क। ठीक है, तो ये जो था ये कुषाण काल का महान सम्राट साबित हुआ था। तो कनिष्क जो था महायान बौद्ध संप्रदाय का जो मतलब इसका जो महायान बौद्ध संप्रदाय का ये अनुयायी था। तो कनिष्क, मैंने आपको बुद्ध का परिचय मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है आपको कि बुद्ध के समय में 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है शुरू हुई थी। ठीक है, कनिष्क के समय में 4 बौद्ध संगीतियाँ शुरू हुई थी। तो जो इसकी जो सबसे आखिरी की जो चतुर्थ संगीत थी, बौद्ध संगीत, प्रथम शती ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। प्रथम शती ईस्वी चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में। जो पहली बौद्ध संगीत थी वो अजातशत्रु के समय में शुरू हुई थी, मतलब शुरू करवाई थी अजातशत्रु ने, और दूसरी जो थी वो कालाशोक, और तीसरी अशोक, और चौथी जो थी वो कनिष्क के समय में। तो इसके समय में जो बौद्ध अनुयायी थे वो 2 संप्रदाय में बट गए थे। कौन कौन से? महायान और दूसरा हीनयान। ठीक है, तो जो हीनयान के जो
अनुयायी थे, जो हीन यान को मानते थे, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बौद्ध मूर्ति की, केवल बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, पूजा उपासना। लेकिन महायान संप्रदाय जो मतलब जो इसके मत थे, इसके अनुयायी थे, महायान के दो मत में बढ़ गया, आधे लोग इधर चले गए, आधे उधर। जो महायान को मानते थे वो लोग बुद्ध की मूर्तियों को बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। तो कनिष्क के समय में बुद्ध की मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गई थी। तो ये चीज़ जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया भी है। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, चौथी कनिष्क के समय में। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कनिष्क जो था महायान बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था, और इस समय जो है मतलब जब कनिष्क राजा बना था, इस समय ब्राह्मण धर्म में जो है मूर्ति पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो इसी से प्रभावित होकर जो है बौद्ध संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। ब्राह्मण धर्म से लोग प्रभावित होकर मूर्ति पूजा को स्टार्ट कर दिया था। और जो है बुद्ध अलौकिक बोधिसत्वों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनना, मतलब बुद्ध की और दूसरे अवतारों, बुद्ध के दूसरे अवतारों की मूर्तियाँ बनना भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। और बौद्ध धर्म का यही नया रूप महायान बौद्ध पंथ कहलाया था। कनिष्क ने पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों पर स्तूप व विहार बनवाए थे। विहार पूजा करने के लिए स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ वगैरह जो रखी जाती थी उनके लिए स्तूप बनवाए थे। और इसके माध्यम से दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। और यह कुषाणकाल मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ जो हैं इसी काल से प्राप्त हुई हैं। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण एक बड़ी संख्या में कुषाण वंश के समय में होता हुआ दिखाई दिया है। और इससे पहले सांची भरहुत में बुद्ध की कोई मूर्तियां नहीं दिखाई गई, केवल प्रतीकों के यहाँ पे प्रतीक बने हुए हैं। सांची भरहुत का जो स्तूप बना हुआ है उनमें इनके प्रतीक बने हुए दिखाई पड़े हैं बुद्ध के। और इसलिए और इसके बाद कुषाण काल में मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण काल माना गया। और इस समय जो है गांधार तथा मथुरा, मतलब मथुरा शैली, मतलब 2 शैलियाँ यहाँ पर विकसित हुई, ठीक है, गांधार और मथुरा। और अगर आप गांधार और मथुरा शैली के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये दोनों, इन दोनों में इतना ज़्यादा अंतर है कि इनकी मूर्तियाँ देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि ये एक ही काल की बनी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हैं दोनों एक ही काल की। तो कुषाण काल के बारे में हमने पढ़ लिया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गांधार शैली के बारे में। गांधार शैली, गांधार शैली, इसका समय भी 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी है, ठीक है। जो इसका समय होगा कुषाण काल का, वही गांधार शैली का समय होगा। तो वही चीज़ है, इसमें जो है मूर्तियों को देखकर अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ है। तो इससे समय से पहले मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई थी, और 300 ईस्वी के बाद भी कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अनुमानता या समय माना गया है। और यहाँ इसको जो है इसके कई नाम हैं, ठीक है, इसको कई नामों से गांधार शैली को पुकारा जाता है। पहला तो ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस शैली, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली किसको कहते हैं। तो ये सब गांधार शैली के नाम हैं। इंडो ग्रीक शैली, इंडो ग्रीक शैली, इंडो हेलेनिस्टिक शैली, हेलेनिस्टिक शैली, ठीक है।
तो ये 3 नाम जो हैं जरूर याद रखिएगा, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, इंडो ग्रीक शैली, इंडो हेलेनिस्टिक शैली। तो ये इसका नाम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस शैली में यूनानी, रोमन एवं भारतीय सम्मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, यूनान, रोम और भारतीय 3 जगह का मिश्रण इस मूर्तियों को देखने के बाद लगता है कि तीनों विधियों से ये बनाई गई हैं। लेकिन इसका विषय जो है वो बौद्ध था और इसकी जो शैली है वो यूनानी दिखाई पड़ती है। इसका जो धर्म जो था वो बौद्ध धर्म से ही समझ, क्योंकि बुद्ध की सारी मूर्तियां बनी हैं और इसकी शैली यूनानी, इसलिए इसको ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, इंडो ग्रीक शैली और इंडो हेलेनिस्टिक शैली कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति बनी है। ठीक है, और समय लगभग जो है 50,000 मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। 50,000 और भी हैं, गिनती में 50,000 हैं। ठीक है, और भी इनकी संख्या है, तो लगभग अंदाजा लगा कि कम से कम 50,000 यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं। बनी काहे से हैं? काली स्लेटी पत्थर से, काले स्लेटी पत्थर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काले स्लेटी पत्थर से गांधार शैली में मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, और जैसे जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस शैली में, ठीक है, यूनानी, रोमन और भारतीय का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो इसको जो है, इसका जो सब्जेक्ट है वो बुद्ध से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से ये संबंधित दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी शैली जो है वो यूनानी है। तो इस शैली का जो उद्गम स्थान था, ठीक है, इस शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? पेशावर, सिंध, गांधार, काबुल घाटी व पंजाब माना जाता है। पंजाब माना जाता है। ठीक है, इसका उद्गम जो क्षेत्र है। और गांधार शिल्प की खोज जो है वो सर्वप्रथम लिथर ने की थी। गांधार शैली, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लिथर ने की थी। एवं इसका स्पष्ट व वृहद रूप कर्टिन्स ने प्रस्तुत किया। ठीक है, और कहाँ पर संग्रहित हैं इनकी जो इसकी मूर्तियां हैं? ज़्यादातर जो संख्या है कहाँ पर है? कलकत्ता संग्रहालय व लाहौर संग्रहालय। ये मूर्तियों का एक विशाल संग्रह है यहाँ पर। विशाल संग्रह है। ठीक है, और यहाँ पे भी हैं ये आपकी जो राष्ट्रीय जो नेशनल वो है संग्रहालय यहाँ पे दिल्ली में, जो दिल्ली में है उसमें भी रखी हुई हैं। आप कभी जाइए तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इन मूर्तियों का जो परिवेश है वो भारतीय है। ठीक है, जो बनावट है इनकी वो भारतीय है, और लेकिन मूर्ति जो है, उत्कीर्णन जो है वो यूनानी शैली में किया गया है। लिख देती हूँ मैं। इन मूर्तियों का परिवेश भारतीय है, जो पहनावा है भारतीय है, जबकि मूर्ति उत्कीर्णन
जिस तरीके से बनी हुई हैं, उत्कीर्णन यूनानी परंपरा के अनुसार है, अनुसार किया गया है। ठीक है, अनुसार किया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप देख लीजिए। ये ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, इंडो ग्रीक शैली, इंडो हेलेनिस्टिक शैली। समय आपको पता है, सर्वाधिक बुद्धि मूर्ति बनी है, लगभग 50,000 लगभग 50,000 बनी है। ठीक है, और काले स्लेटी पत्थर से बनी हुई हैं। और इस शैली का उद्गम क्षेत्र जो है वो पेशावर है, सिंध है, गांधार है, काबुल घाटी व पंजाब को माना गया है। गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लिथर ने की थी एवं स्पष्ट व बृहद जो इसका रूप था पूरा अच्छे तरीके से वो कर्टिन्स ने प्रस्तुत किया था। कलकत्ता संग्रहालय व लाहौर संग्रहालय में इसका विशाल संग्रह है। इन मूर्तियों का परिवेश भारतीय है, लेकिन मूर्ति उत्कीर्णन की जो तकनीक है वो यूनानी परंपरा से ली गई है। ठीक है, इन मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। और गांधार शिल्पाकृतियों को देखने से ग्रीक शिल्प की याद आ जाती है, ग्रीक वहाँ की जो है वो ग्रीक की याद आ जाती है इन मूर्तियों को देख के। और इस वजह से मार्शल स्मिथ आदि लेखक गांधार शैली को विदेशी कला से ही प्रभावित मानते हैं। ठीक है, भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों से संपर्क रहा है और उस पर विदेशी प्रभाव भी रहा है, लेकिन गांधार शिल्प पर जितना ज़्यादा प्रभाव रहा है उतना किसी और काल में विदेशी प्रभाव नहीं देखा गया है। और अतः आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन पर जो है यह पूर्ण भारतीय नहीं है, और यह कला जो है दोनों दृष्टिकोणों से देखने पर दोनों का, यूनानी और भारतीय का सम्मिश्रण इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी गांधार शैली से जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम इसके आगे गांधार शैली के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो मूर्तियां हैं वो किस तरीके से बनी हैं और कौन कौन सी बनी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बुद्ध की कौन कौन सी जातक कथाओं पर आधारित हैं, किस तरीके से इसमें उत्कीर्णन किया गया है, कपड़े वगैरह, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।